अध्याय 2 गायब होने वाला कांच। जब डर्सली पति पत्नी को उनका भांजा बार सीढ़ियों पर मिला तो उस घटना को लगभग 10 साल हो चुके थे, पर प्रिवेट ड्राइव में शायद ही कुछ बदला हो। सूरज अब भी सामने वाले साफ सुथरे बगीचे की तरफ से निकलता था और डर्सली परिवार के दरवाजे पर लगी पीतल की नेम प्लेट पर लिखे 4 नंबर चमकता था। और इसके बाद यह उनके ड्राइंग रूम में घुसता था और लगभग वैसा ही था जैसे रात था और जब मिस्टर डर्सली ने उल्लुओं के बारे में अनोखी खबर सुनी थी और केवल मेंटल पीस पर रखे फ़ोटो ही सचमुच बता रहे थे कि कितना वक्त गुजर चुका है। 10 साल पहले वहाँ पर बड़ी गेंद जैसी एक मोटी गुलाबी बच्चे के बहुत से फ़ोटो थे जिसने रंग बिरंगी टोपियाँ पहन रखी थी, परंतु डडली डर्सली अब छोटा बच्चा नहीं था। वह फ़ोटो बता रहे थे कि सुनहरे बालों वाला एक मोटा तगड़ा लड़का अपनी पहली साइकिल पर सवार है और मेले में झूला झूल रहा है और पिता के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा है और उसकी माँ उसे गले लगा रही है और चूम रही है। कमरे में ऐसी कोई निशानी नहीं थी जिससे यह पता चले कि उस घर में एक और बच्चा भी रहता है, परंतु हैरी पॉटर अब भी वहीं था और उस समय वह सोया हुआ था। हालांकि वह ज़्यादा देर तक नहीं सो पाया। उसकी पेटूनिया आंटी जाग गई थी और उनकी तेज़ आवाज़ उस दिन उस घर में गूंजने वाली पहली आवाज़ थी। उठ, जल्दी उठ, सुना कि नहीं? हैरी चौंक कर जागा और उसकी आंटी एक बार फिर से दरवाज़ा भड़बड़ाया। उठो, वह चीखी। हैरी को उनके कदमों की आवाज़ से समझ आ गया कि वह किचन की तरफ आ रही थी और फिर उसे गैस पर फ्राइंग पैन पर रखने की आवाज़ सुनाई दी। हैरी करवट बदलकर पीठ के बल लेटा और उसने वह सपना याद करने की कोशिश की जो वह उठने से पहले देख रहा था। वह बड़ा प्यारा सपना था कि मोटरसाइकिल उड़ रही थी और उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि जैसे वह सपना पहले भी देख चुका है। और उसकी आंटी दोबारा उसके दरवाज़ों के बाहर धमक चुकी थी और अभी तक नहीं उठे। उसने चिल्लाकर पूछा, उठ तो गया हूँ, हैरी ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी ही बाहर आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम नाश्ते पर नज़र रखो और ध्यान रखना, जला मत देना। मैं डडली बेटे के बर्थडे पर हर चीज़ बढ़िया चाहती हूँ। हैरी के मुंह से आह निकल आई। क्या कहा तुमने? आंटी दरवाजे के बाहर घुर्राई। कुछ नहीं। डडली का बर्थडे? मैं तो भूल कैसे गया। हैरी धीरे से बिस्तर के बाहर निकला और अपने मोजे ढूंढने लगा और उसने अपने बिस्तर के नीचे मिले और एक मोजे में लकड़ी थी और उसे निकालने के बाद उसने मोजे पहन लिए। और हैरी को मकड़ियों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी क्योंकि सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में ढेर सारी मकड़ियाँ थी और वह वहीं सोता था। जब उसने कपड़े पहन लिए तो वह हॉल से होता हुआ किचन में गया और डडली के बर्थडे के ढेर सारे तोहफे के नीचे टेबल लगभग पूरी तरह से छुप गई थी। ऐसा लग रहा था कि डडली को वह नया कंप्यूटर मिल गया था जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसे एक और टेलीविज़न मिल गया था तथा रेसिंग बाइक भी। डडली रेसिंग बाइक क्यों चाहता था यह हैरी के लिए एक रहस्य था, क्योंकि डडली बहुत मोटा था और एक्सरसाइज से नफरत करता था और जब तक कि किसी को मुक्का मारना शामिल ना हो। डडली का प्रिय पंचिंग बैग हैरी था। हालांकि वह उसकी पकड़ से बहुत कम आता था। हैरी दिखता नहीं था परंतु वह बहुत तेज था। शायद यह अंधेरी अलमारी में रहने का परिणाम था कि हैरी अपनी उम्र के हिसाब से दुबला और छोटा रह गया था, पर यह सचमुच जितना था उससे भी ज़्यादा दुबला और छोटा था क्योंकि उसे हर समय डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और डडली उससे 4 गुना मोटा था। और हैरी का चेहरा दुबला था, घुटने गांठदार, बाल काले और आंखें चमकदार हरी थी और वह गोल चश्मा पहनता था जिस पर बहुत सा सेलो टेप लगा रहता था क्योंकि डडली उसकी नाक पर अक्सर मुक्के मारता रहता था। और हैरी को अपनी शक्ल सूरत से सिर्फ एक ही चीज़ पसंद थी, उसके माथे पर बना बहुत पतला निशान जो उसे ऐसा लगता था कि वहाँ पर जैसे बिजली गिरी हो। जब से उसने होश संभाला था तभी से वह निशान को देख रहा था और उसे याद था कि होश संभालने के बाद उसने पेटूनिया आंटी से पहला सवाल यही पूछा था कि उसके माथे पर यह निशान कैसे बन गया और उस कार एक्सीडेंट से जिससे तुम्हारे माता पिता मर गए। उन्होंने कहा, और हाँ, सवाल मत पूछो। यह डर्सली परिवार में शांतिपूर्ण जीवन का पहला नियम था। जब हैरी नाश्ते को पलट रहा था तो वर्नन अंकल किचन में आए, बालों पर कंघी करी और वह भौंके जैसे उन्होंने हैरी से गुड मॉर्निंग की हो। सप्ताह में लगभग एक बार वर्नन अंकल अपनी अखबार के ऊपर से देखते थे और चलाते थे कि हैरी के बाल बहुत बढ़ गए हैं और उसे कटिंग के लिए ज़रूरत है। और उसकी क्लास में बाकी बच्चों को जितनी बार कटिंग होती थी उन सबको आपस में जोड़ भी दिया जाए तो हैरी की कटिंग उनसे ज़्यादा बार होती थी। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। जब डडली
अपनी माँ के साथ किचन में आया तो हैरी अंडे तल रहा था और डडली काफ़ी कुछ वरनान अंकल जैसा लग रहा था। बड़ा गुलाबी चेहरा, छोटी गर्दन, छोटी पैनीदार नीली आंखें और मोटी सुनहरे बाल और उसके मोटे सिर पर जमे हुए। पेटूनिया आंटी अक्सर कहती थी कि डडली किसी नन्हे देवदूत की तरह लगता है। हैरी अक्सर कहता था कि डडली किसी सूअर की तरह लगता है जिसने विग पहन रखी हो। और हैरी ने अंडे और नाश्ते की प्लेटें टेबल पर रख दी, जो आसान काम नहीं था क्योंकि वहाँ पर बहुत कम जगह थी। इस बीच डडली अपने तोहफे गिन रहा था। उसका चेहरा उतर गया। 36। उसने अपनी मम्मी डैडी की तरफ देखते हुए कहा, यह तो पिछले साल से 2 कम हैं। राजा बेटे, तुमने मार्ज आंटी के तोहफे का तो गिना ही नहीं। देखो वह मम्मी डैडी के बड़े तोहफे के नीचे छुपा है। ठीक है, तो 37 हुए ना, डडली ने कहा और उसका चेहरा लाल हो रहा था। हैरी को लगा कि डडली का नाटक अब शुरू ही होने वाला है, इसलिए वह नाश्ते को अपने मुंह से जितनी तेज़ी से भर सकता था भरने लगा, क्योंकि डडली टेबल भी पलट सकता था। जाहिर था कि पेटूनिया आंटी को भी खतरा दिख गया था, क्योंकि वह जल्दी ही बोली, और हम आज जब बाज़ार जाएंगे तो तुम्हारे लिए 2 तोहफे और ले आएंगे। यह कैसा रहा मेरे बंटू? 2 और तोहफे? अब तो ठीक है। डडली एक पल सोचा, यह मुश्किल काम था। अंत में वह धीमे से बोला, तो मेरे साथ 35 थे, अब 37 और 2 39। मेरी लाडली, पेटूनिया आंटी बोली। ओह, डडली धम से बैठ गया और उसने अपने सबसे पास वाले जैकेट पर झपट्टा मारा। फिर ठीक है। वर्नन अंकल धीरे से हंसे। छोटा बदमाश, अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। वाह मेरे बेटे, वाह डडली। उन्होंने डडली के बाल पर हाथ फेरा और उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। पेटूनिया आंटी फ़ोन सुनते चली गई और जब हैरी और वर्नन अंकल इस बीच डडली के तोहफे खोलते हुए देख रहे थे, तो जिसमें रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा, रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज़, 16 नए कंप्यूटर गेम और VCR शामिल था। जब वह एक सुनहरी कलाई घड़ाई की पन्नी खोल रहा था, पेटूनिया आंटी फ़ोन सुनकर वापस आई और उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। बहुत बुरी खबर है वर्नन, वह बोली। मिसेस फिग का पैर टूट गया और वह इसे अपने पास नहीं रख सकती। उन्होंने हैरी की तरफ सिर झटकते हुए कहा। दहशत के मारे डडली का मुंह खुला रह गया, परंतु हैरी का दिल तो बल्लियों उछलने लगा। हर साल डडली के जन्मदिन पर अंकल आंटी डडली को और उसके किसी दोस्त का दिन बाहर घूमने जाते थे, यानी एडवेंचर पार्क और हैमबर्गर पार्क या फिल्म। और इस बार हैरी को मिसेज फिग नाम की एक पागल बुढ़िया के पास छोड़ दिया जाता था, जो 2 गली दूर रहती थी। हैरी वहाँ जाने पर बुरी तरह चिढ़ता था और वहाँ पर पूरे घर में पत्ता गोभी की बदबू रहती थी और मिसेज फिग उसे ज़बरदस्ती उन सब बिल्लियों के साथ फ़ोटो दिखाती थी जो उन्होंने कभी पाली थी। अब क्या होगा, पेटूनिया आंटी ने कहा। वह हैरी को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, जैसे उसी ने यह योजना बनाई हो। हैरी जानता था कि उसे यह बात पर दुखी होना चाहिए और मिसेज फिग की टांग टूट गई है, परंतु यह आसान नहीं था, क्योंकि वह यह भी जानता था कि अब उसे 1 साल तक टिब्बनस, स्नोई और मिस्टर पांज और टफ्टी को नहीं देखना पड़ेगा। हम मार्ज को फ़ोन कर सकते हैं, वर्नन अंकल ने सुझाव दिया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो वर्नन, वह हैरी से नफरत करती है। डर्सली पति पत्नी अक्सर हैरी के बारे में इसी तरह की बातें करते थे, जैसे वह यहाँ हो ही नहीं या फिर कोई बहुत ही कम बुद्धि वाला प्राणी हो और जो उनके बारे में नहीं समझ सकता, जैसे कोई गूंगा। और उसका क्या नाम है, तुम्हारी सहेली वॉन मरजोका में छुट्टियाँ मनाने गई है। पेटूनिया आंटी खींचते हुए बोली। आप मुझे घर पर ही छोड़ जाएं, हैरी ने बड़ी आशा से कहा। आज के दिन मैं टेलीफोन पर जो चाहेगा कर लेगा और टेलीविज़न पर, और शायद डडली के कंप्यूटर पर गेम भी खेले। पेटूनिया आंटी को देखकर लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी साबुत नींबू निगल लिया हो और वापस लौटकर देखे और घर तबाह हो चुका। वह घुर्राई। मैं घर को बम से नहीं उड़ा दूंगा, हैरी ने कहा, परंतु किसी ने किसी की बात नहीं सुनी। एक काम करते हैं, चिड़ियाघर ले चलते हैं, पेटूनिया आंटी ने धीमे से कहा, और वहाँ पर इसे कार में छोड़ देंगे। कार नहीं है, हम इसे कार में अकेला नहीं छोड़ देते। डडली गला फाड़ कर रोने लगा। सच तो यह था कि वह रो नहीं रहा था, उसे सचमुच रोए तो बरस हो गए थे, परंतु वह जानता था कि अगर वह मुंह बनाएगा और ज़ोर से रोने जैसी आवाज़ निकालेगा तो उसकी माँ उसकी हर इच्छा पूरी कर देगी। मेरी प्यारी राजदुलारी, रोना नहीं, मम्मी उसे तुम्हारा बर्थडे बर्बाद नहीं करने देगी। और वह चीखी और उसे बाहों में भर लिया। मैं नहीं जानता कि वह साथ चले, मैं नहीं चाहता कि वह साथ चले। डडली झूठ मूठ के जोरदार चुबकियों के बीच चीखा। और वह हमेशा हर चीज़ गड़बड़ कर देता है। उसे अपनी माँ की बाहों के बीच से झांकते हुए हैरी को चिढ़ाया। जब ही दरवाजे पर घंटी बजी, हे भगवान, वे लोग आ गए, पेटूनिया आंटी हड़बड़ा कर बोली। और एक पल डडली
का सबसे अच्छा दोस्त पियर्स पॉलकिस अपनी माँ के साथ अंदर आया। पियर्स एक दुबला पतला लड़का था जिसका चेहरा चूहे जैसा था। जब डडली दूसरे बच्चों को मारता था तो आमतौर पर पियर्स ही उनके हाथ पकड़ता था और डडली ने रोने का नाटक तत्काल बंद कर दिया। आधे घंटे बाद हैरी को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह डस्ली की कार में पियर्स और डडली के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और ज़िंदगी में पहली बार वह चिड़ियाघर जा रहा था और उसकी आंटी और अंकल को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या किया जाए। परंतु चलने से पहले वर्नन अंकल हैरी को एक तरफ ले गए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपने बड़ी जामनी चेहरे को हैरी के बिल्कुल पास लाकर उन्होंने कहा, कान खोलकर सुन लो लड़के, कोई भी खुराफात की को तुम्हें इस अलमारी से क्रिसमस तक बंद कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, हैरी ने कहा कसम से। परंतु वर्नन अंकल को उसकी बात पर विश्वास नहीं था, कोई भी कभी नहीं करता था। समस्या यह थी कि हैरी के साथ अक्सर अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती थी और डस्ली परिवार को यह बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता था कि उसने यह चीज़ नहीं की है। एक बार पेटूनिया आंटी यह देखते देखते तंग आ गई थी कि हैरी जब कटिंग कर लौटता था तो उसे ऐसा लगता है जैसे नाई ने उसके बालों को छुआ भी नहीं, और गुस्से में उनको किचन में कैंची उठाया और हैरी के बाल इतने छोटे कर दिए कि वह गंजा हो गया था। उन्होंने सिर्फ सामने की लट छोड़ दी। डडली तो हैरी को देखकर हंसते हंसते लोटपट हो गया। उस रात हैरी को यह सोचकर नींद नहीं आई कि अगले दिन स्कूल में उसका क्या हाल होगा। वहाँ पर कैसे बच्चे उसे ढीले ढाले कपड़े और सेलो टेप लगे चश्मे को देखकर उसकी हंसी उड़ाते थे। बहरहाल अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि बाल उतने ही बड़े हो गए थे जितने पेटूनिया आंटी ने काटने से पहले थे, और इस बात के लिए उसे 1 सप्ताह तक अलमारी में बंद रहने की सज़ा दी गई। हालांकि उसने यह समझाने की लाख कोशिश की कि उसे यह क्या मालूम कि उसके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। एक बार पेटूनिया आंटी उसे डडली का पुराना और बुरा सा दिखने वाला स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रही थी जो भूरा था और उस पर नारंगी फुबने थे, और उन्होंने उसके सिर पे वह स्वेटर घुमाने को जितनी कोशिश की वह उतना ही छोटा होता चला गया और अंत में उतना छोटा हो गया कि वह किसी दस्ताने की तरह हाथ से घुस सकता था, परंतु हैरी के सिर में नहीं। पेटूनिया आंटी ने सोचा स्वेटर धुलाई में सिकुड़ गया होगा और हैरी को बड़ी राहत मिली कि उसे सज़ा नहीं मिली। परंतु एक बार उसे परेशानी में पड़ गया था। जब वह स्कूल के किचन की छत पर पहुंचा तो डडली का गैंग हर दिन की तरह उस दिन भी उसका पीछा कर रहा था और बाकी लोगों के साथ साथ खुद हैरी यह देखकर हैरान था कि वह चिमनी पर बैठा हुआ था। हैरी को प्रिंसिपल ने बहुत गुस्से से डस्ली परिवार को पत्र लिखा कि हैरी स्कूल की इमारतों पर चढ़ रहा था, पर उसने तो सिर्फ यह कोशिश की थी कि वह किचन के बाहर रखे कूड़ेदानों के पीछे छलांग लगा दे। हैरी सोच रहा था कि शायद तेज़ हवा के झोंके से उसकी छलांग के बीच उसे ऊपर उठाकर ले गई, परंतु आज कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। डडली और पियर्स के साथ दिन गुजारना तो बहुत बड़ी बात थी जब वह स्कूल अलमारी और पत्ता गोभी की बदबू के भरे मिसेस फिक के ड्राइंग रूम में ना हो। गाड़ी चलाते समय वर्नन अंकल पेटूनिया आंटी के सामने सबको कोस रहे थे। कोसना उनका बड़ा प्रिय शौक था और ऑफिस के लोग हैरी, म्यूनसिपैलिटी हैरी, बैंक और हैरी और उनके कुछ प्रिय विषय थे। आज सुबह यह विषय था कि मोटरसाइकिल। जब एक मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के आगे से निकल गई तो वह बोले, जवान आवारा लोग पागलों की तरह अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। मैंने सपने में एक मोटरसाइकिल देखी थी। हैरी को अचानक याद आया और उसने कहा वह उड़ रही थी। वर्नन अंकल ने आगे वाली कार में लगभग टक्कर मार दी और वह अपनी सीट के पीछे मुड़े और हैरी की तरफ देखकर चिल्लाए, और इस समय उनके चेहरा मूंछ वाले चुकंदर की तरह दिख रहा था। मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती। डडली और पियर्स ही करने लगे। मैं जानता हूँ मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती, हैरी ने कहा, यह तो बस एक सपना था। परंतु वह सोच रहा था कि काश उसने यह बात ना कही होती। अगर डस्ली परिवार सवाल पूछने से भी ज़्यादा किसी बात से चिढ़ता था तो ऐसा तब होता था जब हैरी बोलता था कि किसी चीज़ उस तरह से हो रही है जिस तरह से उसे नहीं होना चाहिए, चाहे वह सपने में या कार्टून में ही क्यों ना हो, और उन्हें लगता था कि उसके दिमाग में खतरनाक विचार आ जाएंगे। आज बड़ा सुहावना शनिवार होने के कारण चिड़ियाघर में बहुत सारे परिवारों की भीड़ थी। डस्ली ने गेट के बाहर डडली और पियर्स को बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाई और फिर वह हैरी को जल्दी से वहाँ से हटा पाते इससे पहले ही वैन से मुस्कुराती महिला ने चूँकि हैरी से पूछ लिया उसे क्या चाहिए, और इसलिए उन्हें मन मारकर एक सस्ती सी लेमन आइसक्रीम दिलवानी पड़ी, जिसे चूसते हुए हैरी ने सोचा यह भी बुरी बात थी। और तभी उसने देखा कि एक गोरिल्ला अपना सिर खुजा रहा था और डडली ने काफ़ी मिलता जुलता दिख रहा था, सिवाय इसके कि गोरिल्ला के बाल सुनहरे नहीं थे। बहुत लंबे समय तक हैरी की सुबह इतनी अच्छी गुजरी थी और वह इस बात को ध्यान रख रहा था कि डस्ली परिवार से थोड़ी दूर चले ताकि डडली और पियर्स जो लंच टाइम तक जानवरों को देख देख कर बोर होने लगे थे कहीं उसे मारने का अपना प्रिय खेलना शुरू कर दें। और उन्होंने चिड़ियाघर के रेस्तरां में लंच किया और इसके बाद डडली एक बार फिर हंगामा खड़े करने लगा क्योंकि उसकी फूट
आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी और इस पर वर्नान अंकल ने उसे एक और आइसक्रीम दिलवा दी और हैरी को पहली वाली ख़त्म करने की इजाज़त दी। हैरी ने बाद में सोचा कि उसे पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा समय ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लंच के बाद वह लोग चिड़ियाघर के नाग भवन में गए। वहाँ ठंडक और अंधेरा था और दीवारों पर लगी खिड़कियों पर रोशनी थी एंड कांच के पीछे कई तरह की छिपकलियाँ और सांप थे जो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों पर फिसल कर चल रहे थे। डडली और पियर्स बड़े जहरीला कोबरा और आदमी को चकनाचूर करने वाले मोटे अजगर को देखना चाहते थे। डडली ने वहाँ के सब बड़े सांप को जल्दी ही ढूंढ लिया और वह वर्नन अंकल की कार के चारों तरफ अपने शरीर को 2 बार लपेटकर कार को किसी कचरा पेटी में चकनाचूर कर सकता था, परंतु इस समय वह ऐसा करने के मूड में नहीं था। सच तो यह था कि वह गहरी नींद में सो रहा था। डडली कांच पर अपनी नाक गड़ा कर खड़ा था और सांप की चमकदार भरी कुंडलियों को देख रहा था। उसे उठाओ, उसने अपने पिता से चिल्लाते हुए कहा। वर्नान अंकल ने कांच पर ठक ठक की, परंतु सांप हिला तक नहीं। एक बार और करो, डडली ने ऑर्डर जमाया। वर्नान अंकल ने अपनी उंगलियों के पीछे से हिस्से से कांच को बढ़िया तरीके से ढोका, परंतु सांप फिर भी सोता रहा। कितना बोरिंग है, डडली ने आह भरी और वह पेड़ पटकते हुए दूर चला गया। हैरी कांच के सामने आया और उसने सांप को उत्सुकता देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि बेचारा सांप बोरियत के बारे ही मर जाए, साथ में कोई नहीं सिवाय इन मूर्ख लोगों जो दिन भर उसे तंग करने की कोशिश करते रहते हैं और कांच पर अपनी उंगलियां ठोकते रहते हैं। यह तो अलमारी को बेडरूम बनाने से भी बुरा था। यह इकलौती मेहमान पेटूनिया आंटी होती थी जो उसे जगाने की दरवाज़ा भड़बड़ाती थी। कम से कम उसे पूरे घर को घूमने को तो मिल जाता था। सांप ने अचानक अपनी छोटी चमकदार आंखें खोली और सांप ने बहुत धीरे धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें हैरी की आंखों की ऊंचाई नहीं आ गई। उसने आंख मारी और हैरी घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से आसपास देखा और कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। उसने सांप की तरफ पलट कर देखा तो उसे भी आंख मार दी। सांप ने वर्नान अंकल और हड्डी की तरफ सिर को झटका दिया और कहा, अपनी आंखें छत की तरफ उठाई और उसने हैरी की तरफ इस तरह देखा मानो कह रहा हो कि मेरे साथ पूरे समय यही होता है, मैं जानता हूँ। हैरी कांच के इस पार से बुदबुदाया और हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि सांप उसकी आवाज़ को सुन सकता था। इसमें सचमुच बहुत चिढ़ छुटती थी। सांप ने तेज़ी से अपना सिर हिलाया। वैसे तुम कहाँ से आए हो, हैरी ने पूछा। सांप ने अपनी पूंछ कांच के पास लगे एक छोटे साइन बोर्ड पर मारी और हैरी ने उसे देखा। बोआ कानिस्ट्रकर, ब्राज़ील। क्या यहाँ पर अच्छा लगता था? सांप ने एक बार फिर उसमें साइन बोर्ड पर पूंछ मारी और हैरी ने पढ़ा, यह सांप चिड़ियाघर में पैदा। अच्छा, मैं समझ गया, तुम कभी ब्राज़ील में रहे हो। जैसे ही सांप ने अपना सिर हिलाया, हैरी के पीछे एक कानफोड़ आवाज़ आई जिसे सुनकर वह दोनों ही उछल पड़े। डडली, मिस्टर डसली, आइए और इस सांप को देखिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह क्या कर रहा है। डडली जितनी तेज़ी से आ सकता था उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। तुम अलग हटो, उसने हैरी की पसलियों में घूंसा मारते हुए कहा। अचानक हमले से हैरी कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से गिर गया। आगे जो हुआ वह इतनी तेज़ी से हुआ कि कोई भी नहीं देख पाया कि यह कैसे हुआ। एक पल में ही पियर्स और डडली कांच के करीब उससे टिके खड़े थे और दूसरे ही पल में दहशत से चीखते हुए पीछे की तरफ उछल पड़े। हैरी बैठ गया और हाँफने लगा। सांप के सामने वाला कांच गायब हो गया था। सांप अब तेज़ी से अपनी कुंडली खोल रहा था और फर्श पर फिसल रहा था। पूरे नाग भवन में लोग चीखने लगे और बाहर के दरवाज़ों की तरफ भागने लगे। जब सांप उसके पास से तेज़ी से सरसराता हुआ आया तो हैरी कसम खा सकता था कि उसने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा था, ब्राज़ील, मैं आ रहा हूँ, शुक्रिया दोस्त। नाग भवन का पहरेदार सदमे में था, परंतु कांच यह बार बार कह रहा था, कांच कहाँ गया। चिड़िया घर के डायरेक्टर ने अपने हाथ से पेटूनिया आंटी को एक कप कड़क मीठी चाय बनाकर दी और वह लगातार उनसे माफ़ी मांगता रहा। पियर्स और डडली अनाप शनाप बक रहे थे। जहाँ तक हैरी ने देखा था, सांप ने कुछ भी नहीं किया था। उसने तो उनके पास से गुजरते हुए सिर्फ उनके पैरों के पास अपनी पूंछ मजाक में फटकी थी। परंतु जब वे वर्नान अंकल की कार में वापस लौटे तो डडली उन्हें बता रहे किस तरह सांप ने उसके पैर को लगभग काट लिया था और पियर कसम खाता कि सांप ने उसे दबोच कर मारने की कोशिश की थी। परंतु कम से कम हैरी के लिए सबसे बुरी बात यह थी जो पियर्स ने कही। जब पियर्स इतना शांत हो गया और कुछ कह ना सके तो उसने सबके सामने कहा, हैरी सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी? और वर्नान अंकल ने अब तक का इंतजार किया जब तक पियर्स उनके घर से चला नहीं गया। उसके बाद वह हैरी पर जमकर बरसे। वह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। वह सिर्फ इतना कह पाए, जाओ अलमारी में वहीं रहो, कोई खाना नहीं।
इतना कहने के बाद वह कुर्सी पर गिर गए और पेटूनिया आंटी को भागकर उसके लिए ब्रांडी का एक बड़ा पैक लेके आना पड़ा। हैरी काफ़ी देर तक अपनी अंधेरी अलमारी में पड़ा रहा। वह सोच रहा था कि काश उसके पास घड़ी होती। वह नहीं जानता था कि कितने बज गए हैं और इसके लिए वह यकीन से नहीं कह रहा था कि डसली परिवार अभी सो गया होगा, और जब तक वह सो नहीं जाते तब तक वह किचन में जाकर चोरी से कुछ खाने का खतरा भी नहीं उठा सकता था। डसली परिवार के साथ रहते हुए से लगभग 10 साल हो गए थे, जहाँ तक उसे याद थी कि उस दुख भरे 10 साल। और वह तब से यही कह रहा था कि जब वह छोटा बच्चा था तो उसके माता पिता उसे कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसे याद नहीं था कि उसके माता पिता की मौत उस समय वह भी कार में थे। कई बार जब वह अलमारी के लंबे घंटों के दौरान अपनी याददाश्त पर जोर डालता था तो उसे एक अजीब दृश्य दिखता था, चकाचौंध करने वाली हरी रोशनी और माथे में बहुत तेज दर्द। और उसने मान लिया था कि यही एक्सीडेंट होगा। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरी रोशनी कहाँ से आ गई, और उसके माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं थी, और उसके अंकल आंटी उनके बारे में कभी बात नहीं करते थे, तो वह सवाल पूछने के बारे में उसे पहले ही मना कर दिया करते थे। घर में उनके एक भी फ़ोटो नहीं था। जब हैरी छोटा था तो अक्सर सपने देखता था कि कोई अनजान रिश्तेदार उसे यहाँ से दूर लेने के लिए आया है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं। डसली परिवार के सिवाय उसका कोई नहीं था, परंतु कई बार उसे ऐसा लगता था कि वह शायद यह उसके मन का वहम हो, जैसे सड़क पर जा रहे अजनबी लोग उसे पहचानते थे और वह बड़े अजीब किस्म के प्राणी थे। एक बार जब वह पेटूनिया आंटी और डडली के साथ शॉपिंग करने गया तो बैंगनी हैट पहने एक नाटे आदमी ने उनकी तरफ देखकर सिर झुकाया। पेटूनिया आंटी ने गुस्सा होकर हैरी से पूछा कि क्या वह उस आदमी को जानता है। इसके बाद वह बिना कुछ खरीदे उन्हें दुकान से तत्काल बाहर ले गई, और सिर पर पैर तक हरे कपड़े पहने एक पागल सी दिखने वाली बुढ़िया ने एक बार बस में उसकी तरफ देखकर खुशी खुशी अपना हाथ हिलाया था। बहुत लंबा जामनी कोट पहने एक गंजे आदमी ने तो एक दिन सड़क पर उससे हाथ मिलाया था और फिर बिना कुछ कहे चल गया था। और इन सभी लोगों के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि जिस पल हैरी उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता था, ना जाने कहाँ गायब हो जाते थे। स्कूल में हैरी का कोई दोस्त नहीं था। सब जानते थे कि डडली का गैंग ढीले ढाले पुराने कपड़े और टूटा चश्मा पहनने वाले हैरी पॉटर से नफरत करता था, और कोई भी डडली के गैंग से पंगा नहीं लेना चाहता था।